नमस्कार, मैं कौशिक त्रिपाठी आप सभी का यूपी टीजीटी साइंस स्पेशल बैच ज्ञानवीर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से इस बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आप देखें तो इनऑर्गेनिक का एक कोर टॉपिक है। मतलब वो नहीं आता तो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक साफ है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि टीजीटी ने लगातार 2016 में लगभग 15 सवाल, 2021 में लगभग 11 सवाल और 2011 में लगभग 12 सवाल पूछे हैं। तो मतलब लगभग अगर मोटा मोटी देखें तो ये चैप्टर आपके कम से कम 50 नंबर का एवरेज वेटेज रखने वाला चैप्टर है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं वो इसको डिटेल्ड में नहीं पढ़ाते हैं और क्वेश्चंस लोगों के छूट जाते हैं। यहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आज उस चैप्टर का, जहां से आपके 15 सवाल बनने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। और इससे पहले अगर आपने सिलेबस और बुक की वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें कि आपको कौन सी बुक को फॉलो करना है। सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए फ्री है, जो कि अनाउंस किया गया है। बस शर्त इसकी एक है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, बस क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। आपका सिलेक्शन ही आपकी फीस होगी यहाँ पर। तो आइए शुरुआत करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं 2-4 बातें आपसे और कहना चाहूंगा कि कुछ भी आप पढ़ लें, कुछ भी कर लें, लेकिन सिलेक्शन आपका कंटेंट के आधार पर ही होगा। आपके कंटेंट का सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपने कंटेंट अच्छा पढ़ लिया, आपने अपने कंटेंट को तरह तरह की जगह से ला करके एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, जो कि यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद महसूस होगा, तो आपके कंटेंट का सिलेक्शन होगा और फिर आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप किस तरीके के कंटेंट को पढ़ते हैं, कहां से कौन सी बुक, कौन सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और किस तरीके से चीजों को समराइज करते हैं, यही मैटर करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। अगर आपने चीजों को अच्छी तरीके से समराइज कर लिया, रिवाइज कर लिया और उसकी प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अब कंटेंट की चिंता आपको लेनी नहीं है, क्योंकि कौटिल्य एजुकेशन पॉइंट आपके साथ आज खड़ा है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को नोट डाउन करना है और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी चैट सेक्शन में जवाब देना। हाँ, आप ये वादा जरूर करें कि पूरे टाइम के साथ प्रॉपर इस सीरीज को फॉलो करेंगे। तो एक बार चैट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग के नाम से आप इसको जानते हैं। ये मेरा फेवरेट हो या ना हो, लेकिन आपके एग्जाम का फेवरेट है, इसलिए आपको और मुझे दोनों को इसको अपना फेवरेट चैप्टर या फिर फेवरेट टॉपिक बनाना ही पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं, चीजें बिल्कुल क्लियर कंफर्म है। यस, तो केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। आप देखेंगे जैसे दुनिया में हर एक इंसान अपना बॉन्ड किसी और के साथ बनाने के लिए उत्सुक रहता है, ताकि वो एक स्टेबिलिटी को गेन कर पाए। सेम इसी तरीके से आपने ये भी सुना है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये जितना भी हमारे सराउंडिंग के अंदर है, ये सारी चीजें मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी हैं। और मॉलिक्यूल जो है वो ससंजक बल, यानी अणु जो है वो ससंजक बल के द्वारा जुड़ करके बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला बनाते हैं और पदार्थों का निर्माण करते हैं। लेकिन अणुओं से जो छोटी इकाई है, जो कि इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करती है, जिसका नाम है एटम, जिससे आप सब लोग परिचित हैं, यानी कि परमाणु। तो जिस तरीके से हम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, किसके द्वारा? इमोशंस के द्वारा, उसी तरीके से परमाणु भी आपस में बॉन्डिंग करते हैं कुछ चीजों के कारण। उन चीजों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर और उनका बिहेवियर समझना है कि जिस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बॉन्ड बना करके रखता है, सेम इसी तरीके से कुछ क्राइटेरिया हैं एटम के पास भी, कि एटम जो है वो भी अपना बॉन्ड दूसरे एटम के साथ बनाता है, और वो प्रक्रिया ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। तो एटम बॉन्ड बनाता ही क्यों है, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैंने कहा कि जो परमाणु होते हैं, यानी कि आपके पास क्या है? एटम है, परमाणु। ये जो परमाणु है, दोनों भाषाएं लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये जो परमाणु है, ये बिल्कुल
हाईली अनस्टेबल है, मतलब प्रकृति में आप जानते हैं कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये बात क्लियर कट है। तो अस्थायी है, परमाणु जो है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ये अस्थायी होता क्यों है, इसका भी कारण जानिए, और यहीं से पहला सवाल आपका फ्रेम हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हाई एनर्जी के कारण जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ये स्थायी अवस्था में नहीं होते। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा के कारण। अब इन चीजों के कारण जो एटम है वो स्थायी नहीं है। अब हर एक चीज इस दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी को लाने के लिए एनर्जी को डिक्रीज करना होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं, और उनको समाज के लोग ये बोलते हैं कि शादी के बाद पता चलेगा, तुमको देखते हैं कितना घूमते हो, क्योंकि वो उसका बॉन्ड कहीं ना कहीं बनता है, और उसके बाद उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका और उच्च ऊर्जा है, इसको क्या करने के लिए एटम क्या करता है, डिक्रीज करता है एनर्जी को। तो डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्या करने के लिए, एंड स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए मतलब स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए और अपनी ऊर्जा को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो टू डिक्रीज एनर्जी एंड गेन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फॉर्म बॉन्ड, तो सॉरी हाँ इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात अभी हम एटम की कर रहे थे, तो एटम से। तो ये क्या करता है, दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये जो प्रक्रिया है इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस है, देखिए 2016 में सेम यही लाइन से छपा हुआ सवाल आपके लिए मिला है, ये वाली लाइन से, कि इलेक्ट्रॉन बंध किस तरीके से बनाते हैं, ऊर्जा को बढ़ा करके, ऊर्जा को कम करके, स्थायित्व को प्राप्त करके। तो आपके पास क्या आंसर होगा, डिक्रीज करते हैं एनर्जी को, वो डिक्रीज करते हैं मतलब ऊर्जा को कम करते हैं और स्थायित्व को बढ़ाते हैं। हाँ, तो सवाल था आपका कि परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है, ऊर्जा में वृद्धि द्वारा स्थिरता प्राप्त करके, या फिर ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करके। दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके किसी काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता को प्राप्त करके, क्योंकि उच्च ऊर्जा है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ऊर्जा को डिक्रीज करता है, एनर्जी को कम करता है, ऊर्जा में कमी करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये पहला सवाल आपका 4 नंबर का कंफर्मली क्लियर हुआ। 2016 में ये पूछा गया सवाल है। तो बस इतनी चीजें आप ध्यान रखें कि जिस तरीके से एक इंसान अपना बॉन्ड बनाता है एक स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, जब आपका बॉन्ड बना तो आप किसी घर में रहने, जैसे आज की डेट में आप हाईली अनस्टेबल हैं, चाहते हैं कि आपको नौकरी मिले ताकि आप स्टेबिलिटी को गेन कर पाए, आप नौकरी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, इधर उधर जॉब की अप्लाई को खत्म करने के लिए, एक जगह पे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ही आप पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से एटम भी होता है, उसके पास हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी है, उसको वो कम करना चाहता है एवं स्टेबिलिटी को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं या फिर एटम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये हो गई बॉन्ड की बात। अब जो बॉन्ड है वो कितने प्रकार से बनते हैं और किस किस तरीके से बनते हैं ये बताएंगे। देखिए सिलेबस आप अपने पास निकाल करके रखिए, जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए उसको कंप्लीट करते जाइएगा। डेफिनेटली आपके सारे टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूं और बहुत ही सीक्वेंस है। आप किसी भी पेड बैचेस का कंटेंट हमारे यहाँ से मिला लीजिएगा, उनका कंटेंट
हमारे कंटेंट का 50% भी समराइज्ड नहीं होगा। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस्ड होकर के पढ़ना है और इन चीज़ों पर पूरी कमांड बनानी है, बस आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी हमारी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो बॉन्ड है ये कितने प्रकार का होता है और किस किस तरीके से बन सकता है, तो थोड़ा सा किस किस तरीके से बन सकता है इसकी भी बात करते हैं। तो अब ये जो बॉन्ड है जो हम बना रहे हैं, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करने के लिए या फिर एटम की एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। वो बॉन्ड जो है वो कितने प्रकार का होगा, तो ये लिख दिया हमने भाई साहब बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है ये आपको यूनिवर्स के अंदर दो तरीके का देखने के लिए मिलेगा। एकदम सेम स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बनाइए और आप आसानी के साथ चीज़ों को बहुत बढ़िया से कनेक्ट कर पाएंगे। एक हमारे पास बंध का जो प्रकार है वो होता है प्राइमरी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? प्राइमरी बॉन्ड। जैसे आपकी एजुकेशन होती है, सबसे पहले प्राइमरी में आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हायर क्लासेस में जाते हैं। सेम इसी तरीके से पहला नंबर हो गया प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा नंबर हो गया सेकेंडरी बॉन्ड, मतलब द्वितीयक बॉन्ड। तो दो तरीके का ये बॉन्ड है। प्राइमरी बॉन्ड कब बनेगा और सेकेंडरी बॉन्ड कब बनेगा, सारी चीजों की बात बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं, ये आप देखिएगा। तो प्राथमिक बंध में क्या होगा, सबसे पहली चीज जो आपको नोट डाउन करनी है कि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये बिना इलेक्ट्रॉनों के इन्वॉल्वमेंट के नहीं बनेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को भाग लेना ही पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों के भाग लेने के द्वारा बनता है। नंबर दूसरा, मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स जो हैं वो इसी बॉन्ड के द्वारा बनते हैं। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड जो है वो इसी के द्वारा बनते हैं, मतलब अणुओं और यौगिकों का जो निर्माण है वो कौन से बॉन्ड के द्वारा होता है? प्राइमरी बंध के द्वारा होता है, मतलब प्राथमिक बंध के द्वारा होता है। और इसमें जो देखिए ये जो बॉन्ड है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जो बॉन्डिंग की प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हमेशा ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी, वो अपनी एनर्जी को कम करेंगे तो ऊर्जा तो निकलेगी ही निकलेगी, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें ऊर्जा निकलती है। और डेल्टा एच जो है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। ये भी सवाल आपका बन सकता है, ऊर्जा निकलती, बॉन्ड प्रोसेस में बोलेंगे ऊर्जा लगती है या फिर निकलती है, इनका जो एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, एनर्जी जो है वो निकलेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनका जो डेल्टा एच होता है प्राइमरी बॉन्ड का, ये होता है हमारे पास 200 से 400 किलो जूल के आसपास। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है कि जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और इस प्रोसेस में पूरे में चाहे सेकेंडरी बने चाहे प्राइमरी बने उसमें क्या होगा, ऊर्जा निकलती है और वो ऑलवेज निगेटिव होती है। और इनका डेल्टा एच ये होता है। प्राइमरी बंध के द्वारा ही मॉलिक्यूल यानी कि अणु और यौगिक कंपाउंड का निर्माण होता है। ये बात आपकी 100% क्लियर हो गई। और प्राइमरी बॉन्ड जो बेस्ड होते हैं, ये बात नंबर 1 की आपको याद ही रखनी है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। क्या है, ये जो अष्टक नियम पर आधारित होते हैं। कौन से बॉन्ड है ये, प्राइमरी बॉन्ड, तो अष्टक नियम पर आधारित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है 100%। तो प्राइमरी बॉन्ड अष्टक नियम पर आधारित होंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये किसी यौगिक की एग्जिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो कई बार आपको देखा होगा कि ये चीज बनेगी या फिर नहीं बनेगी, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, प्राइमरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड डिटरमाइन नहीं करते, तो एग्जिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं। कोई भी कंपाउंड बनेगा या फिर नहीं बनेगा इसका निर्धारण करते हैं। मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि अणु या यौगिक के बनने का निर्धारण कौन करेगा, प्राइमरी बॉन्ड। अणु या यौगिक के बनने का जो निर्धारण है वो प्राथमिक बंध करते हैं कि कोई यौगिक बनेगा या फिर नहीं।
ठीक है, तो ये बात हो गई प्राइमरी बॉन्ड की। इसमें इतनी चीजें होती हैं तब जाकर के क्या होता है, प्राइमरी बॉन्ड बनता है। सेकेंडरी बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पर देखिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर वाले में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। अरे भाई साहब, अगर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते तो फिर ये बन कैसे जाता है? तो इसमें आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? तो ये वाले बॉन्ड स्थिर वैद्युत बल के द्वारा बनते हैं। कौन से बल के द्वारा? स्थिर वैद्युत बल के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बनते हैं। और ये हमेशा प्राइमरी बंध के बाद बनते हैं। मतलब पहले कौन सा बनेगा? प्राइमरी बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद कौन सा बनेगा? सेकेंडरी बॉन्ड। तो ऑलवेज फॉर्म आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड, ये प्राइमरी बंध के बाद ही बनते हैं, पहले नहीं बनते हैं। तो ये आफ्टर प्राइमरी बॉन्ड बनते हैं और इनका जो डेल्टा एच होता है वो 2 से 40 किलो जूल के आसपास होता है। तो ये सारी बातें कर ली। अच्छा, अब अगर ये निर्धारित करता है एग्जिस्टेंस को कि ये मॉलिक्यूल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो ये किसको निर्धारित करता है? स्टेट डिटरमाइनिंग है ये। मतलब ये बताता है कि ये कौन सी अवस्था में रहेगा। स्टेट का मतलब राज्य नहीं है जो आपने फॉर्म में फिल किया है कि ये वाला यौगिक राजस्थान में पाया जाएगा और ये वाला यौगिक अजमेर में और ये वाला यौगिक दिल्ली में, ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब ये अवस्था का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। किसका निर्धारण करेगा? अवस्था का निर्धारण करता है कौन? सेकेंडरी बॉन्ड। तो ये दोनों पॉइंट तो बेसिक आपको याद होने चाहिए कि सेकेंडरी बॉन्ड अवस्था का निर्धारण करेगा और प्राइमरी बॉन्ड अणु या यौगिक के बनने का निर्धारण करेगा कि वो बनेगा या फिर नहीं, ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस होगा। ये कौन निर्धारित करेगा? सेकेंडरी बॉन्ड करेगा। इतनी बात समझ में आई है या फिर नहीं आई है? एक बार चैट बॉक्स में छापिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपकी बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। अब जो प्राइमरी बॉन्ड है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना मॉलिक्यूलर कंपाउंड इसी के कारण बनते हैं। इसका डेल्टा एच ये है और बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल होते हैं, एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। ये सारी कहानियां हो गई। अब इसके बाद जो प्राइमरी बॉन्ड है वो कितने प्रकार के होते हैं और सेकेंडरी बॉन्ड जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी बॉन्ड अगर बनते हैं तो कितने प्रकार के बनते हैं, इस चीज को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सेकेंडरी बॉन्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ से बस बिल्कुल हम सवाल के कगार पर पहुंचने ही वाले हैं। तो सबसे पहले 4 तरीके के प्राइमरी बॉन्ड है, ये आपको रटे हुए होता है। आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, जिसकी हिंदी में बोलेंगे तो आयनिक बंध। क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। दूसरे नंबर पे आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। इसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। आप सब इनसे परिचित हैं बखूबी। सहसंयोजी बंध। तीसरे नंबर पे आता है कोवैलेंट के बाद कोऑर्डिनेट, मतलब उप सहसंयोजी बंध। इसको भी आप जानते हैं, बॉन्ड से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। उप सहसंयोजी बंध। देखिए, अगर इनऑर्गेनिक पढ़ना है तो केमिकल बॉन्डिंग आनी ही आनी चाहिए, और जिसको ये नहीं आती वो इनऑर्गेनिक का सपना छोड़ सकता है। फिर इसके बाद आता है मेटालिक बॉन्ड, मतलब धात्विक बंध, चूंकि बिना इसके काम होने वाला नहीं। तो मेटालिक बॉन्ड का मतलब होता है धात्विक बंध। हिंदी अंग्रेजी दोनों ओवरलैप कर जा रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। 4 तरीके के कौन होंगे? प्राइमरी बॉन्ड होंगे। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है।
देखिए जो आयनिक बॉन्ड होता है ये आयन के बीच बनता है। यहाँ से 2021 में सवाल बना है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत केयरफुल होकर के देखिएगा। सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि अच्छा मैं इधर वाला मिटा लूँ क्या, तो लिखने में थोड़ी आसानी होगी। इसका काम तो अभी खत्म नहीं है। तो जो हमारे पास 4 तरीके के बॉन्ड हैं, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बंध, फिर सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और धात्विक बंध। तो देखिए आपको पर्टिकुलर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है। पहले नंबर पे क्या? आयनिक बॉन्ड, ये कब बनेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा जब, तब बनेगा। किसके बीच? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो हमारे पास आवर्त सारणी है, जो हमारे पास आवर्त सारणी है ना, कुछ ये चाहता है कि तो जो हमारे पास आवर्त सारणी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलती है? धातुएं मिलती हैं। राइट साइड में क्या मिलती हैं? अधातुएं मिलती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करती हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है आयनिक बॉन्ड में, मतलब कोई अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है और कोई दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और ये कब होता है कि धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी और अधातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का प्रोसेस है ये किसके किसके बीच हुआ? एक तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी? देंगी, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेंगी। अब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में 2 चीजें भाग लेंगी, मतलब जो आयनिक बंध आपको देखने के लिए मिलेगा वो धातु एवं अधातु के बीच देखने के लिए मिलता है ना। तो धातु एवं अधातु के मध्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जो बंध बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है? Na है और Cl है। आप ये बात जानते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Na+ बनाता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl- बनाते हैं और दोनों हैप्पी हो जाते हैं। चूंकि अष्टक नियम अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 था, 11, तो ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया और 287। अब देखिए पहले ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन के लिए उदास होकर के घूम रहा था, मुंह लटकाए इधर उधर, और इसके पास एक का बोझ एक्स्ट्रा था। ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है और ये भी पाना चाहता है, तो ये अपने बाहर वाली कक्षा में इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन गया तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके पास से गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो ये एटम से क्या बन गया? आयन बन गया, और ये आयन बना तो इसको हमने क्या बोल दिया? आयनिक बॉन्ड बोल दिया। और क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था यानी से किसमें? Cl के अंदर। तो एक थी मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बॉन्ड को, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा बनता है, हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। और जिसमें ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। और ये दूसरी बात, अगर सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये किधर से भी अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बनता है। तो ये पहले वाले की बात होगी, मिटा लिया जाए इसको। चलिए सबको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड जो है, इसकी बात हो रही है कोवैलेंट बॉन्ड की, यानी कि सहसंयोजी बंध की। इसकी बात सहसंयोजी बंध की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, देखिए वर्षों पूर्व जो है वो धातुओं ने कहा हम इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन कार्बन को नहीं, और
अधातुओं ने कहा हम इलेक्ट्रॉन लेंगे लेकिन कार्बन से नहीं, तो एक नए बॉन्ड का जन्म हो गया, सहसंयोजी बंध का, मतलब जो दोनों के पास बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड जैसा कि समझ में आ रहा है सहसंयोजी, तो यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बंध बनता है। अब आप देखिएगा, जब धातु अधातुएं थी तो वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रही थी, ट्रांसफर कर दे रही थी, लेकिन यहाँ पर साझेदारी हो रही तो धातुएं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगी। तो यहाँ पर जो साझेदारी हो रही है, ये साझेदारी किसके किसके बीच होती है, अधातु और अधातु के बीच। किसके किसके बीच, अधातु और अधातु के बीच। तो अधातु अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। CH4 की बात की जाए तो ये देखिए आप, CH4 आराम से कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है और ये चारों बॉन्ड बनाता है। ये सब अपना अष्टक इस तरीके से पूरा कर लेते हैं, और जब ये पूरा करते हैं तो ये कहानी आपको देखने के लिए मिलती है। मतलब ये आपस में साझेदारी के द्वारा इन सब ने बंध बना करके रखा है। तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोल देंगे। अब ये किसके किसके बीच बना, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बना, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास। जैसे Cl के बीच में भी बॉन्ड बन जाता है, तो आपने Cl2 देखा होगा, तो Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन गया उसको हम क्या बोल देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोल देंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना और क्या होगा, अधातु अधातु के बीच बना। यहाँ तक की बात एकदम कंफर्म है कि नहीं है, ये एक बार बताइए, फिर और आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई, सहसंयोजी बंध इस तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं उपसहसंयोजी बंध की। किसकी बात होगी, उपसहसंयोजी बंध की। हाँ, अभी मैंने दिखाया था कि आयनिक बॉन्ड जो है, सॉरी आयनिक बॉन्ड जो है, जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है नेचर में, मतलब दिशात्मक होता है, और ये अधातु एवं अधातु के बीच बनता है। ये बात आपने देख ली। अब किसकी बात करते हैं, तो सहसंयोजी, सॉरी उपसहसंयोजी बंध की, सहसंयोजी बंध हो चुका। तो इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और फिर उसके बाद क्या होगी, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, और इसके बाद क्या होगा, साझेदारी, मतलब दोनों काम होंगे। जो पहले वाले में एक ही हो रहा था, फिर दूसरे वाले में दूसरा हो रहा था, अब की बार दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो ये इस बॉन्ड के नाम जो है वो डेटिव बॉन्ड, आपने सुना होगा डेटिव, एक बार शायद पूछा गया है, कंफर्मली मुझको याद नहीं है। इसके बाद सेमी पोलर भी इसका नाम है, सेमी पोलर, तो ये आप याद रखेंगे। हाँ, इसमें ये ध्यान देना है कि जो बॉन्ड बनता है, दोनों इलेक्ट्रॉन, बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंगल एटम से आते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सिंगल एटम देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये बातें आप याद रखिएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, देन शेयरिंग होगी, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ये सेमी पोलर होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सिंगल एटम, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही एटम से आएंगे, अलग अलग एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देते। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एक ही एटम से आ गए। तो ये बात आपको यहाँ तक की क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और इसमें जो भाग लेने वाले होते हैं वो लुईस एसिड हो सकता है या फिर लुईस बेस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, लुईस एसिड जो है, जरा सा अगर आपको याद है तो लुईस एसिड या फिर लुईस बेस किसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा आप चैट बॉक्स में छापिए। तो लुईस एसिड, लुईस बेस या फिर जो लिगेंड होते हैं वो इस प्रक्रिया से बॉन्ड बनाते हैं। इनको अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अभी ये जानिए कि कौन सा किसके किसके बीच में बन रहा है, ये बात अभी बताने की है, उतना समझना है आपको। फिर इसके बाद इनको सबको पर्टिकुलर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन तक पहुंचाना चाहता हूं और इनका एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाए ये चाहता हूं। तो ये कहानी हो गई किसकी, किसकी हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब इसके बाद क्या आता है, मेटालिक बॉन्ड मतलब धात्विक बॉन्ड। धात्विक बंध देखिए, धातुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत फ्री मात्रा में होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, फ्लो होता है, आपने ये देखा है। तो मेटल आयंस जो होते हैं, धातुओं के आयंस डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री हैं और जो मेटल आयंस हैं वो उसी में डूबे हुए हैं, है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। तो मेटल आयंस आर डिप्ड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसमें डिप्ड है और ये धातुओं और धातुओं के बीच में बनेगा बॉन्ड। किसके किसके बीच में, मेटल एंड मेटल के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है। तो मेटल और मेटल के बीच में बन गया बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मेटालिक बॉन्ड बोल देंगे। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होंगे। ये बात लिख लीजिए आप कि इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धातु धातु के बीच में बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो, जो मेटल आयन है वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए हैं। तो ये 3-4 बातें हो गई। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे का चीज़ हो जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जो मरकरी है, क्या है, मरकरी Hg और Hg के बीच में बनने वाला बॉन्ड। देखिए मरकरी क्या है, धातु है, लेकिन फिर भी धातु और धातु के बीच में ही ये बॉन्ड बना, लेकिन क्या हो रहा है, ये मेटालिक ना होकर के कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बनता है। ये बात बस आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ये वाला क्या हो जाता है, Hg और Hg के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो हो जाता है वो Hg2+ मर्क्यूरस आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, मर्क्यूरस आयन बना लेता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसके बजाय मेटालिक बॉन्ड के बजाय। तो ये बात आपको, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल बताइए आप, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। तो इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि जो Hg+ और Hg+ के बीच में जो बॉन्ड बना वो क्या बना देता है, मर्क्यूरस आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। और मर्क्यूरस आयन का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो ये बना, ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये मेटल होने के बावजूद, यानी मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड के बावजूद भी ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी बंध हो गया। किसके बजाय, धात्विक बंध के बजाय। यहाँ तक की कहानी कंफर्म है। अब आइए उस सवाल को देखते हैं जो 2021 में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो कौन है जिसमें आयनिक एवं सहसंयोजी दोनों बंध मौजूद है। मैंने आपको सबका सुपरफिशियल आइडिया दे दिया है कि कौन सा बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है और कब बनता है। अब आइए उस सवाल को देखते हैं तो आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद आगे चलें। हाँ, तो हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध हैं। ये सवाल पूछा गया, आयनिक भी है और सहसंयोजी दोनों बंध, जिसमें से पहला ऑप्शन आपके पास था कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4। कौन था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फिर इसके बाद दूसरा था कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। बिल्कुल सही बात है। तीसरा नंबर था अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और चौथा नंबर था H2O मतलब वाटर। ठीक है,
ये 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा गया था कौन सा ऐसा यौगिक है आपके पास जिसमें दोनों बॉन्ड है। देखिए मैंने कहा था कि कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होगा, प्राइमरी बॉन्ड के द्वारा। इसमें सब में प्राइमरी बॉन्ड है और इसीलिए आयनिक और सहसंयोजी है, ये सभी क्या है, प्राइमरी बॉन्ड है। आई CCl4 आप देखेंगे तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी है, Cl 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 इस तरीके से लग गया और 4 बॉन्ड इसने बना लिए। ये कौन सा बॉन्ड है, केवल सहसंयोजी है, इसमें आयनिक की कोई बात नहीं, तो इसकी कहानी तो खत्म। CaCl2 को देखेंगे तो कार्बन के कैल्शियम के पास 2 वैलेंसी है प्लस वाली और Cl 2 है तो इसके पास 2 माइनस हो, है ना। अब ये आपस में आयन बना करके बॉन्ड बना लिए तो इसको हम क्या बोल देंगे, आयनिक बॉन्ड। अब इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर गायब हो गया। NH4Cl में देखिए और अमोनियम आयन पे आपने प्लस देखा होगा और क्लोराइड आयन पे माइनस देखा होगा, तो प्लस और माइनस के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। तो सबसे पहली बात, ये बॉन्ड क्या हो गया, आयनिक, एक तो आयनिक बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद आप देखिए NH4 हाइड्रोजन भी अधातु है, धातु अधातु दोनों का कैरेक्टर शो करता है। नाइट्रोजन भी अधातु है और मैंने बताया था कि अधातु एवं अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बॉन्ड। तो इसमें कोवैलेंट भी है और आयनिक भी है, तो ये बात आपको ध्यान देनी। यहाँ पर भी आप गणना न करके सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, CCl4 यानी कि कार्बन क्या है, अधातु है और क्लोरीन क्या है, ये भी अधातु है। अधातु अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजी बॉन्ड बनेगा। कैल्शियम क्या है, धातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है। धातु अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ये दोनों बेशक प्लस माइनस आयनिक हो गए, लेकिन इन दोनों के बीच में आयनिक और कोवैलेंट दोनों का कैरेक्टर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अधातु अधातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से आप अगर देखें, ये भी एग्जांपल NH4CN, तो साइनाइड आयन माइनस होता है, NH4 प्लस होता है। पहली बात ये एक तो हो गया आयनिक, दूसरा क्या हो गया, इन दोनों के बीच के कारण कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से सवाल जो है वो बनाए जाते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल। सोचिए आपने 4 प्रॉपर्टी याद करी, सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि आयनिक बॉन्ड होगा तो आयंस के बीच में बनेगा, एक प्लस और एक माइनस, देखा तुरंत जवाब ढूंढेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये तो आयनिक हो गया। फिर इसके बाद बताया आपको कोवैलेंट बॉन्ड, अधातु और अधातु देखना, आपने देखा ये अधातु है और ये भी अधातु है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सहसंयोजी बॉन्ड। लेकिन हमने फिर से देखा ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। NH4Cl में N के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, चूंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। पहले यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, तो अभी इसको खैर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, तो तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। तो ये एक सुपरफिशियल आइडिया था बॉन्ड के हिसाब से। अब देखिए जब ये बॉन्ड बनते हैं और ऑक्टेट रूल पूरा नहीं हो पाता है तो कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस आते हैं। तो ये पीसीटी का टॉपिक है, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। जब किसी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के लेन देन के कारण या फिर साझेदारी के कारण भी वो अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ एडाप्टेशन आते हैं, अनुकूलन आते हैं उनको सरवाइव करवाने के लिए। तो जो एडाप्टेशन बॉन्ड बनते हैं, मतलब जिस तरीके से अगर आप देखें तो ऊंट जो होता है उसके पास बहुत छोटे छोटे बाल हैं, चूंकि वो गर्मी में रहता है, उसको सरवाइव करना है। वहीं पर भालू जो है उसके बाल आपको बहुत बड़े बड़े देखने के लिए मिलते हैं, चूंकि वो ठंडी जगहों पे रहता है और उसको ठंड लगेगी, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए उसके शरीर पे बाल है, उसके शरीर पे बाल नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ बॉन्ड और आते हैं जो कि एडाप्टेशन बॉन्ड कहे जाते हैं, जैसे बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे। कोवैलेंट के 3 टाइप आपको और आगे देखने के लिए मिलेंगे, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी हुई किसकी, प्राइमरी बॉन्ड की। अब इसके बाद आगे हम लोग शुरुआत करेंगे किसको, सेकेंडरी बॉन्ड को, कि सेकेंडरी बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो आज का ये लेक्चर किस तरीके से आपको लगा, चीजें परफेक्टली समझ में आई है या नहीं आई है, ये बात चैट सेक्शन के आप होने के बाद बताना नहीं भूलिएगा। आपका एक कमेंट फीडबैक के रूप में जरूर इस वीडियो के कमेंट में चाहिए। तो तब तक आप
आप इतनी चीजों को रिवाइज करें। दोनों साल के क्वेश्चन जो भी थे यहाँ से मैंने आपको करवा दिए, उससे पीछे का आंकड़ा याद नहीं था। अब इसी तरीके से हम रोज डिटेल्ड में पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना नहीं भूलिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करिए, ताकि जितने दिन की क्लास फ्री है उतने दिन तो वो लोग फायदा उठा ही पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।